नमस्कार, मैं पुलक भट्टाचार्य, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम। जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में पूरा विश्व कोविड-19 के संक्रमण से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति पे जब निर्वाचन होने जा रहे हैं तो हमको निर्वाचन में भी कोविड से संबंधित कुछ सावधानियां रखनी ज़रूरी है। इस पे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उन गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम, जैसा कि आपको विदित है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाना सबसे ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है भारत सरकार के, वो सारे नियम का पालन करना आवश्यक होगा। सेकंड जो है, सभी व्यक्ति को पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको मास्क पहनना आवश्यक है। मास्क पहनने के बाद ही सारे कार्य करेंगे, चाहे वो नॉमिनेशन के दौरान हो, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान हो या फिर मतदान प्रक्रिया के दौरान हो। हर प्रक्रिया में हर व्यक्ति मास्क पहने रहेंगे और 2 वे मास्किंग होगी। जो हमारे अधिकारी हैं वो भी मास्क पहनेंगे और जो उनके सामने चुनाव के से संबंधित कोई भी कार्य में आएंगे वो भी मास्क पहनेंगे। सेकंड है कि किसी भी कार्य में जहाँ पर भी चुनाव का कार्य हो रहा है उस कमरे के बाहर में 3-4 चीज़ें अनिवार्य होंगी। एक, थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग से आशय टचलेस जो थर्मामीटर हैं वो वहाँ रखे जाएंगे, जिससे टेम्परेचर देखा जाएगा और अगर कोई भी व्यक्ति जिसका टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक है उसको कमरे में प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यकता है कि उनका कमरे में प्रवेश करना, तो वैसी स्थिति पे जो स्पेशल प्रिकॉशंस लिए जाने के संबंध में एक हेल्थ नोडल ऑफिसर बनाए जाएंगे। वो हेल्थ नोडल ऑफिसर इस पर निर्णय लेंगे। यहाँ यह ध्यान देना है कि अब एक नया पद है हेल्थ नोडल ऑफिसर निर्वाचन में। वो हेल्थ नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जानी है जो लगातार हर स्तर पर हेल्थ से संबंधित मॉनिटरिंग रखेंगे। सेकंड है कि सैनिटाइज़र, सोप और पानी की व्यवस्था हर केंद्र के बाहर होगी। सैनिटाइज़र की व्यवस्था होगी, साबुन। सैनिटाइज़र से भी ज़रूरी है कि लोग सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं परंतु हाथ नहीं धोते हैं, तो जो भी कमरे में प्रवेश करें बाहर वॉश बेसिन लगाए जाएं ताकि वहां पर से हाथ धोकर ही कमरे के अंदर आएं। जो कमरे लिए जाते हैं, पुराने समय में छोटे कमरे लिए जाते थे, अब कोशिश करना चाहिए कि आरओ को या अब जो कमरा लिया जाएगा वो कमरे बड़े बड़े हॉल होने चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, लोग दूर दूर बैठ सकें। तो इसलिए बड़े हॉल का प्रयोग करना आवश्यक होगा। वाहनों की संख्या जो पहले से तय की गई थी उसमें अब कमी की गई है, तो उसके बारे में मैं आपको भी जानकारी दूंगा कि कितने वाहन आ सकते हैं, कितने व्यक्ति कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान समय समय पे और भी जो निर्देश दिए जा रहे हैं सबका पालन करना आवश्यक होगा। आइए हम सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। सिंबल अलॉटमेंट के लिए आपको सबसे पहले इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का अध्ययन करना चाहिए। सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया बहुत आसान है, परंतु देखने में आया है कि बहुत से अधिकारियों को तकलीफ सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर पे ही होती है, क्योंकि पूरी तरह से तैयारी उनकी रहती नहीं है और ये सबको ये पूर्व से विश्वास होता है कि उनके यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए वो सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर का अच्छे से अध्ययन नहीं किए रहते हैं। इसलिए मुझे ये बताने में आपको कोई शंका नहीं है कि आपको सबसे पहले अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए कि आप सिंबल अलॉटमेंट इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का अच्छे से अध्ययन करें। देखिए, चॉइस ऑफ सिंबल जो है वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है, अदर देन कैंडिडेट जो सेटअप बाय नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या जो राज्य के स्टेट पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए चॉइस नहीं है, वो अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बाकी लोगों का जो चुनाव लड़ने के सिंबल वो क्या लेंगे ये उनके चॉइस पे डिपेंड करता है। और चॉइस भी कैसा, चॉइस जो उन्होंने पहला नॉमिनेशन पेपर जमा किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें उनको अधिकार है कि वो 3 सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी वरीयता दे सकते हैं कि वो पहली वरीयता, दूसरी वरीयता और तीसरी वरीयता।
सिर्फ पहले नॉमिनेशन पेपर को हम देखेंगे, इसके बाद के जो नॉमिनेशन पेपर वो जमा कराएंगे उसमें उन्होंने कौन सी वरीयता भरी है ये हमारे लिए कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा जब हम सिंबल अलॉटमेंट करने जाएंगे तब। तो इसलिए कृपया ध्यान दें कि जब आप नॉमिनेशन पेपर रिसीव करना शुरू करेंगे तभी से आप एक रजिस्टर बना लें और उस रजिस्टर में प्रत्येक प्रत्याशी ने जो पहला नॉमिनेशन पेपर जमा किया है उस पहले नॉमिनेशन पेपर में कौन सा सिंबल उन्होंने अपनी 3 वरीयता मांगी है पहली, वो ज़रूर उसको लिख करके रखें ताकि ये आपको अंतिम दिन आप इस पे आपको प्रॉब्लम ना हो। सिंबल अलॉटमेंट के काम में आप शुरू से वर्कआउट कर सकें कि कौन सा सिंबल किसको जा रहा है, किस सेक्शन में कौन सी लॉटरी करानी है, क्योंकि आपको इसमें लॉटरी करानी है और लॉटरी किस किस सेक्शन में होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम होना चाहिए। अगर ये काम आप होमवर्क कर लेंगे पहले से तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि पहले नॉमिनेशन पेपर के बाद वाले नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने जो भी सिंबल मांगा है उसका कोई भी महत्व नहीं है। फिर हमको ये भी ध्यान देना है कि अलग अलग प्रकार के प्रत्याशियों के लिए, वर्ग के प्रत्याशियों के लिए अलग अलग नियम हैं। हमको अभी सिंबल अलॉटमेंट में जाने से पहले पार्टीज़ के बारे में जानना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टी से आशय है कि ऐसी पार्टी जो ईसीआई के अंतर्गत सेक्शन 29 में आरपी एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ऐसी पार्टी जिसको ईसीआई के द्वारा मान्यता दी गई हो, ईसीआई द्वारा इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के द्वारा नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता दी गई हो। आपको स्वयं मालूम है कि भारत में वर्तमान में अभी कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं। इसके बाद आता है रिकॉग्नाइज स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। ऐसी पार्टियां जिनको स्टेट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में ईसीआई द्वारा मान्यता दी गई है। इसके बाद है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। इसकी संख्या करीब 1500 हैं। इसकी सूची आपके पास रहनी चाहिए क्योंकि इनके द्वारा नॉमिनेशन पेपर भरे जाते हैं और सबसे ज़्यादा सिंबल को लेकर के विवाद जो होते हैं वो इन्हीं के साथ होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फॉर्म ए बी सबमिट नहीं किया जाता। ध्यान देंगे, विशेष बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, ध्यानाकर्षण है आपकी ओर, कि अगर कोई पार्टी प्रत्याशी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी की तरफ से भर रहे हैं तो वैसी स्थिति में 2-3 कंडीशन उनको पूरी करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1 सबसे पहले कि उनके प्रस्तावक 10 होने चाहिए। कंडीशन नंबर 2 उनका फॉर्म ए बी आना चाहिए। अगर ईसीआई ने मान्यता दे दी है उस पार्टी को कि यह सिंबल दे दिया जाए तो भी उनको अगर जब तक वो ए बी ला करके नहीं देंगे तब तक के वो सिंबल उनको नहीं मिलेगा। इसलिए कृपया ध्यान दें कि ये 2-3 कंडीशन जो है ज़रूर पूरी होनी चाहिए। तीसरा, एक और बात कि अगर एक पार्टी किसी एक राज्य में मान्यता प्राप्त राज्य दल है तो वो दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी की श्रेणी में ही आएंगे, वो मान्यता प्राप्त राज्य दल में नहीं आएंगे। अब हम इस बारे में विचार करेंगे कि सिंबल अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा। जब सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें सिंबल अलॉटमेंट का समय नहीं दिया हुआ है। इसलिए आप जब नॉमिनेशन पेपर रिसीव करेंगे उसी समय आप उनको सबको एक अलग से कागज़ देंगे कि सिंबल इतने तारीख को इतने बजे अलॉट किए जाएंगे। क्योंकि अगर आप ये कॉपी नहीं देंगे तो वैसी स्थिति पे ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि आपने जानकारी नहीं दी थी। सेकंड, जब आप नॉमिनेशन पेपर रिसीव करेंगे तो जो जितने सिंबल हैं उसकी सूची आप अपने ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पे चस्पा करेंगे ताकि लोग उसको देख सकें। फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि फ्रीज और कंसेशन 2 प्रकार के मैटर होते हैं। ईसीआई के द्वारा कुछ सिंबल्स को किसी पार्टी के लिए फ्रीज किया जाता है। अगर कोई फ्रीज हो गया तो वैसी स्थिति पे वो वहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड में लिखना पड़ेगा कि यह फ्रीज है, इसको दूसरा व्यक्ति नहीं मांग सकता। और तीसरा है कंसेशन। कंसेशन की स्थिति में अगर
वहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा कि यह इस पार्टी के लिए कंसेशन दिया हुआ है। अगर उस पार्टी के प्रत्याशी वहाँ पर उस पार्टी से कोई प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं तो वैसी स्थिति पे वह सिंबल उनको दिया जाएगा। लेकिन अगर उस पार्टी से कोई प्रत्याशी फॉर्म नहीं भरते हैं तो ऐसी स्थिति पे कोई भी जो उस सिंबल को मांगेंगे उनको वह सिंबल प्रदान किया जाएगा। तो इसलिए आपको ये कंसेशन वाली बात जाननी चाहिए और इसको आपके नोटिस बोर्ड में लिखनी चाहिए कि ये कंसेशन प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान देने के लिए की बात है कि कंसेशन वाले लेटर हमको ईसीआई से लगातार मिलते रहते हैं। इलेक्शन सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर में बहुत सारी बातें हैं, जैसे पार्टीज विच हैव लॉस्ट रिकॉग्निशन इन लास्ट 6 ईयर, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी अलॉटेड कॉमन सिंबल बाय इलेक्शन कमीशन अंडर पैरा 10B, ये सारी बातें हैं। परंतु मेरा आपको एज ट्रेनर सामान्य जो अब मेरी सलाह है वह यह है कि आपको नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टी जो आपके राज्य की हैं उसके सिंबल मालूम है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के सिंबल के लिए कृपया आप ईसीआई के जो आपके यहाँ जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव से जस्ट पहले जो फ्रीज वाले या कंसेशन वाले गाइडलाइंस आएंगे उन लेटर के ऊपर नज़र बनाए रखिए। इससे ज़्यादा आपको कहीं पर भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो जिस पार्टी के लिए जो कंसेशन आते जाएगा वो कंसेशन का प्रत्याशी अगर आपके यहाँ कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरेंगे तो उनको वो सिंबल मिलेगा। बाकी सभी को उन्होंने जो अलग सिंबल 3 मांगे थे उसके आधार पर हमको काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को सिंबल अलॉट करेंगे, वही सिंबल जो उनके लिए रिजर्व है। उसके बाद रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को सिंबल अलॉट करेंगे, उसमें सिर्फ 2 हिस्सा होगा। पहला हिस्सा जिनके लिए फ्रीज किया गया है या कंसेशन है उनको देंगे, बाकी लोगों के लिए वरीयता क्रम को देखेंगे। वरीयता क्रम में अगर कोई नहीं भरे हैं सिंबल वाला वो सिंबल तो वो सिंबल उनको अलॉट हो जाएगा, बशर्ते वो सिंबल लिस्ट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पंचायत की सिंबल की लिस्ट से कोई सिंबल मांग लिए और अलॉटमेंट हो गया। ये एक बहुत ही गंभीर कार्य है, कृपया ध्यान दें। आपके पास लेटेस्ट जो सिंबल अलॉटमेंट हैं आपके राज्य के लिए सिंबल्स हो सकते हैं, वो सब की सूची होनी चाहिए, उसकी सीडी आती है वो सीडी होनी चाहिए। इसको हमको तुरंत 7A जो आपका बनेगा उसमें सिंबल पेस्ट किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, सबके लिए तैयारी करेंगे। हमको लॉटरी भी करना है यहाँ पर, तो लॉटरी करते समय हम क्या प्रक्रिया अपनाएंगे सिंबल के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप पूर्व से तैयारी करेंगे। सबको आप सूचना देंगे। सबसे पहले आप जब कार्रवाई शुरू करेंगे तो आप प्रोसीडिंग रजिस्टर बनाएंगे कि आज दिनांक इतने बजे सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम राष्ट्रीय दल के इन प्रत्याशियों को ये सिंबल अलॉट किया गया, फिर राज्य दल को अलॉट किया गया, फिर रिकॉग्नाइज इस तरह से कार्यवाही पंजी पूरा बनाएंगे। सभी जो उपस्थित हैं उनके हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि ये इस प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न होते हैं कि गलत सिंबल हमको दिया गया। कई लोग आते नहीं हैं सिंबल अलॉटमेंट के समय और बाद में ऑब्जेक्शन करते हैं, तो इसलिए लोगों को बुलाना भी चाहिए कि सिंबल अलॉटमेंट के समय में आए। सामान्यतः सिंबल अलॉटमेंट के जस्ट बाद जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ऑब्जर्वर आते हैं उनकी मीटिंग रखी जाती है, ताकि सिंबल अलॉटमेंट के तुरंत बाद वो हो जाए तो सब कोई आ भी जाए कम से कम सिंबल अलॉटमेंट पे। इसके बाद तीसरे चरण पे निर्दलीयों को सिंबल अलॉटमेंट किया जाता है। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उसकी प्रक्रिया भी अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। सिंबल 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैं बताया, रिजर्व सिंबल और दूसरा फ्री सिंबल। रिजर्व सिंबल जो है उसके बारे में भी अभी तक मैं आपको काफ़ी चीज़ बता चुका हूँ। फ्री सिंबल्स होते हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सूची जारी की जाती है, उसमें से 3 सिंबल चुनने की सभी प्रत्याशियों को स्वतंत्रता होती है। मैंने आपको नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को सिंबल अलॉटमेंट की पूरी प्रक्रिया बताई है, मेरे ख्याल से उसके लिए क्लियर है।
कृपया उनके जो सिंबल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार अवलोकन कर लें। जो एक्चुअल वर्ड्स लिखा हुआ है उसी वर्ड का प्रयोग करें सिंबल में। जो आप सुनते हैं कई बार वैसा वर्ड नहीं रहता है। आप जो हमारी नेशनल पार्टीज़ है, उनके नेशनल पार्टीज़ ही नहीं, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत से पार्टियों में ये देखता हूँ मैं कि हम जिस चीज़ का फ़ोटो देखते हैं उसके बारे में जो जनरल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वही प्रत्याशी लिख देता है, लेकिन वास्तव में वो नहीं रहता है। उसको सिंबल देखने में उसको लोटे जैसा दिख रहा है, परंतु एक्चुअल में वो मटका है। लेकिन उसने सिंबल मांगा, लिख दिया उसमें लोटा, और क्रम लिखा है 12 लोटा, लेकिन वास्तव में वो चाहता कुछ और। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसने क्या मांगा है, कौन सा सिंबल है। हमको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि सिंबल मांग रहे हैं वो सिंबल लिस्ट में है कि नहीं। फिर एक और पार्टी, कुछ नेशनल पार्टीज़ के भी सिंबल हैं, सामान्य रूप से जनरल भाषा में उसका नाम कुछ और लिया जाता है, परंतु एक्चुअल में लिस्ट में कुछ और है। यहाँ पर मैं राजनीतिक दलों के बारे में भी वापस आकर के एक बात बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम भी लोग गलत लिख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का नाम वही उनको लिखना चाहिए जिस नाम से वो रजिस्टर्ड हैं। इसलिए जब आप नॉमिनेशन पेपर शुरू से रिसीव करते हैं तभी से आप उनसे पूछ लीजिए कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का एक्चुअल नाम आपने सही लिखा है कि नहीं। बाद में नहीं तो ये स्क्रूटनी के समय हमारे ही प्रॉब्लम को बढ़ाता है। मैंने आपको बताया कि दूसरे राज्य की पार्टियां, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, कई बार वो समान अपना सिंबल मांगती है। जो दूसरे राज्य में मान्यता प्राप्त राज्य दल हैं वो कई बार उसी राज्य में जो उनको सिंबल दिया हुआ है वो सिंबल अन्य राज्य के चुनाव के लिए मानती हैं। तो यहाँ पर ईसीआई से जो निर्णय होगा वो निर्णय अगर आपको मिल जाएगा, फ्रीज किया जाएगा या कंसेशन दिया जाएगा, तो वैसी स्थिति में आप उनको ये सिंबल प्रदान करेंगे यदि उनके प्रत्याशी खड़े हों, नंबर 1। दूसरा, वो फॉर्म AB सबमिट करें। ऐसी स्थिति पे आप उनको वो सिंबल अलॉट कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर मतलब आप अपने तरफ से कोई निर्णय नहीं लेंगे जब तक भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से लेटर आपके पास न हो। जो पार्टियां पहले मान्यता प्राप्त थी अब अपना रिकॉग्निशन खो चुकी हैं, अब अपनी मान्यता खो चुकी है, इसके संबंध में भी आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। जो ईसीआई ने अगर निर्णय दिया है कि इनको ये सिंबल दिया जाएगा तो वैसी स्थिति पे वो सिंबल उनको प्रदान किया जाएगा। कि जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ होती हैं, कई बार वो ईसीआई के पास मांग करती हैं कि हम पूरे राज्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं। सामान्यतः कोई नई पार्टी जब बनती है और वो एक साथ पूरे राज्य में चुनाव लड़ना चाहती है तो वो ईसीआई के पास ये आवेदन करती हैं कि हमको एक कॉमन सिंबल दिया जाए। तो अगर ईसीआई की तरफ से फिर कोई कंसेशन लेटर मिलता है कि इनको ये सिंबल पे लड़ने दिया जाए तो वैसी स्थिति पे उनको वो सिंबल दिया जाएगा। ये कंसेशन होगा, ध्यान देंगे, ये कंसेशन होगा। अगर उस पार्टी के प्रत्याशी उस सीट में चुनाव लड़ेंगे तो उनको ये सिंबल दिया जाएगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो वैसी स्थिति पे अगर कोई दूसरा निर्दलीय उस सिंबल को मांगते हैं तो उनको वो सिंबल प्रदान कर दिया जाएगा। जो मैंने अभी तक उल्लेख किया उसके अलावा किसी भी के लिए कोई सिंबल रिजर्व नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा जो सिंबल वो मांगते हैं, फ्री सिंबल से वो 3 सिंबल का चयन कर सकते हैं, उनमें से कोई एक सिंबल उनको प्राप्त होगा। अगर वो सिंबल किसी और को प्राप्त न हो जाए तो अगर सबसे पहले हम पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, अब पार्ट 2 में हम आएंगे। पार्ट 2 में रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं, तो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ और अदर स्टेट्स की पार्टीज़ हैं, उसके भी मैंने आपको जिसको ईसीआई से कंसेशन मिला था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि उनको उनके सिंबल मिल जाएंगे। अब हम आएंगे कि सेकेंड पार्ट में जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के प्रत्याशियों ने सिंबल मांगे हैं, 3-3 सिंबल मांगे हैं, उन 3-3 सिंबल पे हम देखेंगे कि पहला सिंबल अगर किसी ने मांगा है और वो सिंबल अन्य किसी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड ने नहीं मांगा है, ध्यान देंगे फिर से मेरी बात,
पार्ट 2 में कोई भी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का प्रत्याशी है जिसने एक सिंबल मांगा है, वो सिंबल किसी अन्य अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के प्रत्याशी ने नहीं मांगा है। हो सकता है कि निर्दलीय वाले ने मांगा हो, तो अगर निर्दलीय ने मांगा हो तो हमको उस पर विचार नहीं करना है, हमको सिर्फ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड के लोग मामले को अभी देखना है। तो अगर किसी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के प्रत्याशी ने कोई सिंबल मांगा जिसको किसी अन्य ने नहीं मांगा पहले वरीयता क्रम में, तो वो उनको अलॉट हो जाएगा। इसके बाद अगर एक ही सिंबल 2 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के प्रत्याशियों ने मांग लिया है पहली वरीयता पे, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के बीच में लॉट होगा। लॉट में जिसको यह प्राप्त होगा उनको लॉट निकालेंगे। लॉट में दोनों व्यक्तियों का नाम डालकर डब्बे में किसी थर्ड पर्सन से ड्रॉ कराएंगे। ड्रॉ में जिसका नाम निकलेगा उनको वह सिंबल अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम ध्यान देंगे, पहले हमने सबकी प्रथम वरीयता को देख लिया, जिस वरीयता को किसी ने नहीं मांगा है उनको वो अलॉट कर देंगे। इसके बाद हमने पहले क्रम वाली लॉटरी करा ली, पहले क्रम में जिनके जिनके नाम में सेम था उनके बीच लॉटरी कराकर अलॉट कर दिया। इसके बाद उनकी दूसरी वरीयता देखेंगे, एक को पहला जब 2 लोगों के बीच लॉटरी हुई तो पहले को एक सिंबल मिल गया एक को, और दूसरे को अभी दूसरी वरीयता उनकी देखेंगे। ध्यान देंगे उनकी जो दूसरी वरीयता है अगर उसको किसी ने पहली वरीयता में मांग लिया है और वह तो जो पहली वरीयता में जिन्होंने मांगा है वो उनको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह उनकी दूसरी वरीयता भी खराब हो जाएगी। और अगर उन्होंने जो तीसरी वरीयता मांगी है उसको भी किसी ने प्रथम वरीयता में मांगा हुआ है तो प्रथम वरीयता में जिन्होंने मांगा है उनको मिल जाएगा। ये सिर्फ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पे हम काम कर रहे हैं, अभी हम निर्दलीय की तरफ नहीं जाएंगे। इस तरह अगर मान लो कोई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको उन्होंने अपनी 3 वरीयता मांगी थी और तीनों में से कोई भी वरीयता उनको नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में अब हम अपना काम रोक देंगे और हम निर्दलीय की ओर चले जाएंगे। सिमिलरली अब हम निर्दलीय पे आएंगे। मैंने अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी पे एक और पॉइंट आप सुन लेंगे। अगर हम जब अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज में सिंबल अलॉटमेंट करने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर 2 अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सेम सिंबल मांगा जाता है और उनमें से एक पिछली बार के सिटिंग एमपी या एमएलए हो, तो ऐसी स्थिति में वह सिंबल बगैर लॉट निकाले उनको अलॉट कर दिया जाएगा। बशर्ते, फिर से ध्यान देंगे, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के 2 प्रत्याशी हैं, दोनों ने समान सिंबल मांगा है, परंतु उनमें से एक सिंबल ऐसे प्रत्याशी द्वारा मांगा गया है जो पिछली बार के सिटिंग एमपी या एमएलए थे, तो ऐसी स्थिति पे बगैर लॉट निकाले यह सिंबल उनको अलॉट कर दिया जाएगा। इसलिए कृपया यहाँ पर सावधानी बरतेंगे। जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी पिछले बार अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के या निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, वहाँ पर उनके सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया करने के समय ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हमको सिंबल अलॉटमेंट के समय क्या करना है, क्योंकि ये आपको तुरंत पहले से मालूम होना चाहिए। उस समय अगर आप डिसाइड करने जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। आपको कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप सिंबल अलॉटमेंट शुरू होने के पहले वहाँ जितने प्रत्याशी हैं उनको पहले से बता देंगे कि मैं इस तरह से करने जा रहा हूँ, तो वैसी स्थिति में वहाँ विवाद बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कृपया पूरी प्रक्रिया पहले आप बता दें कि हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब हम इस बारे में बात करें कि हम सिंबल हमने रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज का कर दिया, परंतु कुछ ऐसे उसमें रह गए जिनको सिंबल अलॉट नहीं हुआ। तो सिंबल अलॉट नहीं हुआ तो उनको अभी सिंबल अलॉट नहीं करेंगे और रोक देंगे, और रोक करके हम आगे चले जाएंगे अब निर्दलीयों की ओर। तो कृपया आप निर्दलीय की बात कर लें। निर्दलीय सेक्शन में हम आते हैं और वहाँ कैसे सिंबल अलॉट करते हैं ये देखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्दलीय
आवेदन करेंगे। निर्दलियों को जो सिंबल अलॉटमेंट किया जाता है, यहाँ पर फिर प्रत्येक निर्दलीय द्वारा यह आवश्यक है कि वो अपने आवेदन पत्र में 3 फ्री सिंबल की मांग करे। आवश्यकता से आशय है, ऐसा नहीं है कि वो उसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, परंतु इसलिए आवश्यक है कि उसको हम कौन सा सिंबल वो चाहता है वो अलॉट कर सके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने पहले नॉमिनेशन पेपर में कोई सिंबल नहीं मांगेंगे तो ऐसी स्थिति में उनके दूसरे नॉमिनेशन पेपर को हम नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हमको उनका पहला नॉमिनेशन पेपर देखना है कि उन्होंने कौन सा सिंबल मांगा है, और अगर उन्होंने जो उनका पहला सिंबल मांगा है, अगर उस सिंबल को किसी और ने नहीं मांगा है, मतलब हम अब चले गए तीसरे दौर की ओर हैं। दूसरे दौर में जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी में किसी ने नहीं मांगा था, और अब निर्दलीय में कोई प्रत्याशी है, उन्होंने अपनी पहली वरीयता में उस सिंबल को मांगा है और अन्य किसी निर्दलीय ने उसको नहीं मांगा है। ध्यान दें, उस सिंबल को अब किसी ने नहीं मांगा है पहली वरीयता में, तो ऐसी स्थिति में निर्दलीय को वो सिंबल अलॉट हो जाएगा। तो ऐसे जितने निर्दलीय हैं जिन्होंने पहली वरीयता मांगी है और जिसको पार्ट 2 में वो सिंबल किसी को अलॉट नहीं हुआ है, वो सिंबल उनको अलॉट हो जाएगा, लेकिन ये उनके पहले नॉमिनेशन पेपर में होना चाहिए। दूसरे और तीसरे नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने क्या लिखा है वो यहाँ पर देखा नहीं जाएगा। ये एक बात और ध्यान देंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपना पहला नॉमिनेशन पेपर भरता है तो ऐसी स्थिति में उसने सिंबल नहीं मांगा है और ऐसी फिर उसको लगता है कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में उसने सेकंड नॉमिनेशन पेपर निर्दलीय के रूप में भरा है, तो वैसी स्थिति पे हम उनके नॉमिनेशन जो उन्होंने सिंबल मांगा है उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पहले नॉमिनेशन पेपर पे कुछ और सिंबल पॉलिटिकल पार्टी की ओर से भरा था। अब हम लास्ट में कैसे उनको सिंबल देंगे उसको चर्चा करेंगे। अब ध्यान देना है कि अगर एक से अधिक निर्दलीय प्रत्याशी सेम सिंबल की मांग करते हैं तो वैसी स्थिति पे जैसा मैंने आपको भाग 2 में बताया था कि उन दोनों के बीच में लॉट करना है। लॉट करने के बाद जिसका लॉट निकलेगा उसको वो सिंबल अलॉट कर देते हैं। 3 प्रत्याशियों ने समान सिंबल मांगा है, तीनों के बीच लॉटरी होगी और तीनों के बीच लॉटरी के बाद जो सिंबल देना है वो जिनके नाम से लॉटरी निकलेगी, लॉटरी बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। प्रक्रिया जो है वहाँ पर प्रोसीडिंग रजिस्टर लिखा जाना चाहिए ताकि ये ना कहा जाए कि इनको ये सिंबल दिया गया। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 लोगों के बीच लॉटरी होनी है और दोनों के बीच समझौता हो जाए कि इनको ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, ये कदापि नहीं हो सकता। यहाँ पर किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। लॉटरी 100% वहाँ पर की जाएगी और लॉटरी से ही ये तय किया जाएगा कि किसको कौन सा सिंबल दिया जाना है। ये सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी हो रही है, इसलिए कृपया किसी प्रकार का वार्तालाप कि किसको कौन सा सिंबल दिया जा सकता है, आप ये रख लो, आप ये रख लो, इस तरह की बातें नहीं होंगी, क्योंकि प्रोसीडिंग रजिस्टर में ये लिखा जाएगा लॉटरी का कंप्लीट प्रोसेस। अब अगर 2 लोगों ने प्रथम वरीयता में समान भरा था और उसके बाद में सेकंड वरीयता में अब आएंगे और प्रथम वरीयता मिलने के बाद सेकंड वरीयता में एक जिनको पहली वरीयता वाला मिल गया और दूसरे को अब पहली वरीयता नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरी वरीयता को किसी ने नहीं भरा है, तो ऐसी स्थिति पे उनको दूसरी वरीयता वाला सिंबल मिल जाएगा। इस प्रक्रिया से हम आगे बढ़ेंगे और पूरा सिंबल अलॉटमेंट निर्दलियों का भी करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे एक और बात जो मैंने पार्ट 2 में बताया था कि अगर 2 निर्दलीय ऐसे हैं जो सेम सिंबल मांग रहे हैं प्रथम वरीयता में, परंतु उसमें से एक सिटिंग एमएलए हैं, तो ऐसी स्थिति में सिटिंग एमएलए को बिना विड्रॉ सिंबल ड्रॉ किए, बिना लॉटरी ड्रॉ किए हम उनको वो सिंबल अलॉट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ ये ध्यान देना है कि जो अगर निर्दलीय सिटिंग एमएलए वहाँ पहले से हैं तो हमको क्या प्रक्रिया अपनानी है। यदि कोई कैंडिडेट पहला सिंबल प्राप्त नहीं करता है तो उनका सेकंड देखेंगे, सेकंड भी प्राप्त नहीं करता है तो थर्ड देखेंगे, और अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों नहीं मिलता है, वो तीनों किसी और ने मांग लिए हैं, तो ऐसी स्थिति पे फिर हम उनका नाम अभी होल्ड पे रखेंगे। अब हम सबको सिंबल अलॉट कर चुके हैं, परंतु पार्ट 2 में कुछ बचे हुए हैं और पार्ट 3 में कुछ बचे हुए हैं। जिन्होंने मांगा था
परंतु वो उनको नहीं मिल पाया क्योंकि जो उन्होंने मांगा था तीनों सिंबल वो किसी और को मिल गया। तो ऐसी स्थिति पे एंड में हमारे पास सिंबल अलॉटमेंट करना है। यहाँ पर कुछ अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल टोटली डिस्क्रिशन पे आ जाते हैं और कैंडिडेट से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए बता दीजिए करके। बिल्कुल गलत है, कैंडिडेट से पूछने का आप कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट से अगर आप पूछने जाएंगे तो कोई भी कैंडिडेट फिर 3 सिंबल की ओर नहीं जाएंगे। यहाँ पर ये आपको सिंबल अलॉट करना है, तो सिंबल अलॉट करने का सबसे ऐसा तरीका जिसमें कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का ब्लेम नहीं कर सकेंगे वह यह होगा कि आप सबसे पहले लेफ्ट साइड से ऐसे सारे लोगों के नाम लिख लीजिए एक क्रम से जिनको कोई सिंबल अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। फिर राइट साइड से ऐसे सारे राइट साइड में ऐसे सारे सिंबल की लिस्ट से क्रम से लिख लीजिए जो अभी तक किसको अलॉट नहीं हुए हैं, और उस क्रम से आप अलॉट करते चले जाएं। आपको कोई भी दिक्कत कहीं पर नहीं होगी क्योंकि आप क्रम से एक फेयर तरीके से आप सिंबल अलॉट कर रहे हैं। अगर आपका तीसरा आदमी या 5वां आदमी जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज में खाली था, 7वां खाली था और निर्दलीय में 9 और 11 खाली थे, तो आप 5, 7, 9, 11 का नाम एक कागज में लिखिए और सिंबल की जो सूची है उसमें आप उठाइए। मान लो उसमें 4था, 6वां, 8वां, 10वां खाली है सिंबल जो अभी तक किसी को नहीं मिला था। उसके पहले 1, 2, 3 मिल चुके हैं, चौथा नहीं मिला है, 5वां मिल चुका है, तो 4, 6, 8, 10 आप लीजिए, 4, 6, 8, 10 राइट में लिखिए और इस तरह से अलॉट कर दीजिए। इस तरह से आप सिंबल अलॉटमेंट करेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया के बारे में हमको शुरू से सावधान रहना चाहिए कि हम बहुत सारा काम पहले से करके रख सकते हैं कि कौन सा सिंबल किसको जा रहा है। जैसे जिनके फॉर्म ए बी आ चुके हैं उनको सिंबल वो पहले से मिल रहा है, ये हमको मालूम है। जिनका कंसेशन आ चुका है और आपके यहाँ फॉर्म आया है उसको फॉर्म ये सिंबल मिल रहा है, हमको ये मालूम होना चाहिए। जिन्होंने नंबर 1 वरीयता पे डाल के रखा है अपना और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी के हैं उनको कौन सा वो उन्होंने नंबर 1 पे भरा हुआ है और कंसेशन भी आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उन्हीं को मिलेगा, ये हमको मालूम होना चाहिए। इसके बाद ऐसे लोग जो निर्दलीय में भी है परंतु जिन्होंने पहली वरीयता में डाली हुई है और उस वरीयता को और किसी ने नहीं मांगा है, तो वो भी हमको मालूम होना चाहिए कि ये इनको मिल चुका है। इसके बाद लॉटरी किसके किसके बीच करानी है, और लॉटरी में भी आपको ये देखना है कि अगर मैं ए और बी 2 प्रत्याशियों की लॉटरी कराऊंगा तो कराने से ए को अगर ए लॉटरी जीत जाता है तो वैसी स्थिति पे क्या फिर से मेरे को लॉटरी करना पड़ेगा, किसी बी की किसी और प्रत्याशी से लॉटरी करानी पड़ेगी क्या? कभी भी एक बात ध्यान देंगे, विशेष रूप से मैं बताऊंगा कि कभी भी प्रथम वरीयता की लॉटरी द्वितीय वरीयता से नहीं होगी। फिर से मैं क्या कह रहा हूं एक बार समझने की कोशिश करेंगे। 2 प्रत्याशियों ने समान सिंबल भरा है पहली वरीयता पे, उनके बीच लॉटरी हुई। लॉटरी में सिंबल, मैं 2 प्रत्याशी का एग्जाम्पल भी लेता हूं कि एक प्रत्याशी का नाम ए है, एक का नाम बी है। उन्होंने एक सिंबल समान सिंबल उन्होंने भरा पहली वरीयता पे, दोनों के बीच लॉटरी हुई। लॉटरी में वो सिंबल ए को मिल गया, बी को नहीं मिला। अब बी ने अपनी दूसरी वरीयता पे एक सिंबल भरा हुआ है और सी ने उसी सिंबल को जो दूसरी वरीयता पे बी ने भरा है उसको पहली वरीयता में भरा हुआ है। यहाँ पर कभी भी मेरी बात ध्यान देंगे, कभी भी अब उसकी बी की दूसरी वरीयता प्रथम वरीयता नहीं हो जाएगी, यानी बी और सी के सेकंड और फर्स्ट के बीच लॉटरी नहीं हो सकती। लॉटरी अगर होगी तो अगर कोई और ऐसा प्रत्याशी है जिसकी पहली वरीयता एग्जॉस्ट हो गई है और दूसरी वरीयता अब सेम हो रही है बी के साथ, कोई डी ऐसा है जिसकी दूसरी वरीयता भी सेम है और बी की भी दूसरी वरीयता सेम है, दोनों को पहली वरीयता नहीं मिली, तो उनके बीच दूसरी वरीयता के लिए लॉटरी हो सकती है। कभी भी 2 अलग अलग कॉलम की लॉटरी आपस में नहीं होगी। देखिए कुछ बातें हैं, सिंबल अलॉटमेंट एक ऐसा है ये वापस नहीं हो सकता, इसलिए कृपया
जब आप सिंबल अलॉट करते हैं तो बहुत सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपने सिंबल अलॉट कर दिया, आप अपने क्लरिकल स्टाफ को सिंबल अलॉट करने के बाद आपने ओरिजिनल कॉपी उसको दे दी कि इसके ऊपर सिंबल चिपका के ले आओ। तो अगर सिंबल चिपका के ले आए और वो गलत सिंबल चिपका दिया उसके ऊपर, तो जो आपने सिंबल लिखा था वो सिंबल नीचे दब गया। अब आपको नहीं मालूम था कि आप कौन सा सिंबल उसको दिए थे। तो इसलिए कृपया एक कॉपी जैसे ही आपने सिंबल अलॉट किया रजिस्टर में लिखिए, एक कॉपी ओरिजिनल अपने पास रखिए जो आपने सिंबल अलॉट किया। उसके बाद दूसरी कॉपी को उस कंप्यूटर पे या जहाँ पर भी उसको काम करना है वहाँ पर भेजिए। ये चीज़ ध्यान देंगे, कभी भी सिंबल अलॉटमेंट के समय पुरानी पुस्तकों का उपयोग ना करें। ईसीआई के हर चुनाव में ईसीआई नए सिंबल की लिस्ट जारी करता है। आपके पास कोई पुरानी लिस्ट आपके पास या प्रत्याशी के पास नहीं होनी चाहिए। प्रत्याशी कोई ऐसे कॉन्फिडेंस में ना हो कि उसके पास कोई पुरानी लिस्ट हो जिसके आधार पे वो फॉर्म भर दे और वो ये क्लेम करे। कोई पंचायत के चुनाव का, नगर पालिका के चुनाव का सिंबल लेकर के वो आवेदन कर दे, आपके पास आवेदन में लिख दे, ये नहीं होगा। इसलिए उनको मालूम होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ्स उसको चिपकाना है हमको, तो इसलिए फ़ोटोग्राफ सही होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ भी उस समय मैच करा लें फाइनल उनसे कि ये जो फ़ोटो लगा हुआ है ये फ़ोटो आपका ही है कि नहीं, चेक कर लें अंतिम बार। क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी दूसरे का फ़ोटो दूसरे क्रम में चिपक जाए, तो ये ऐसी गलती होगी जो वापस नहीं आ सकेगी और पूरा का पूरा चुनाव दूषित हो जाएगा अगर फॉर्म 7 गलत हो गया तो। इसलिए कृपया फॉर्म 7 जो है अंतिम है। फॉर्म 7 ही ईवीएम मशीन में लगेगा। फॉर्म 7 के आधार पर ही पोस्टल बैलेट पेपर बनेंगे। फॉर्म 7 ही मतदान केंद्र के बाहर लगाया जाएगा। तो इसलिए कृपया फॉर्म 7 ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। गलत अगर फॉर्म 7 होगा तो सुधार के लिए ऑप्शन तो है, परंतु अगर सुधार होगा तो वैसी स्थिति पे आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होना निश्चित है। इसलिए कृपया किसी भी प्रकार की त्रुटि फॉर्म 7 में ना करें, क्लरिकल मिस्टेक ना करें। लोगों का नाम का स्पेलिंग सही होना चाहिए, उनकी पार्टी का नाम सही होना चाहिए, उनका सिंबल सही होना चाहिए, उनका फ़ोटो सही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कृपया ध्यान देंगे। इसके बाद ही फॉर्म 7 जारी करेंगे। टाइम लग सकता है, लेट नाइट हो सकता है सिंबल अलॉटमेंट में, बट इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। इस तरह मैंने आपको सिंबल अलॉटमेंट के बारे में भी बताया और बाकी बहुत सारे विषयों पे आपको जानकारी दी। धन्यवाद।